आप सबको एसआरएफ प्रशांत का अभिनंदन। जो कहानियों की श्रृंखला हमने शुरू की थी उसकी दूसरी कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है। नाम है बस का सफ़र। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा मूड है या कोई पुरानी मोटरसाइकिल है जो आए दिन खराब ही रहता है। आज मूड खराब होने का कारण था वह मीटिंग, जिसके कारण मुझे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ा। सब लोग यहाँ बहराइच में साथ हैं और मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए वापस लखनऊ जाना है। मैं यहाँ 2-4 दिन और रुकने वाला था, लेकिन इस मीटिंग के कारण मुझे लौटना पड़ रहा है। लखनऊ जाने के लिए बस पकड़ने के लिए मैं रिक्शे में सवार होकर बस स्टेशन की तरफ अग्रसर था। कभी मैं बस के बारे में, कभी घर के बारे में, कभी मीटिंग के बारे में सोच रहा था। चलिए, लखनऊ 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 की आवाज़ के साथ एक बस तो खड़ी हुई दिखाई दी। मैं अपने 2 बैगों के साथ जल्दी से उस बस में चढ़ गया। जब भी मैं बस में चढ़ता हूँ तो सबसे पहले आगे की सीट तलाश करता हूँ, जिससे मैं आसानी से अपनी 6 फीट लंबी काया को एडजस्ट कर सकूँ। लंबी लंबी टांगों के साथ बीच की सीट में बैठना क्या होता है ये शायद मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। अरे ये क्या, इस बार भी आगे की सीट पर कोई बैठा हुआ है। मन महसूस कर मैंने पीछे की सीट की तरफ देखा। खैर, पहिए के ऊपर पीछे से तीसरी वाली सीट पूरी खाली थी। उसमें एक लोग और बैठ सकते थे। मैंने फटाफट खिड़की वाली सीट कब्जा ली और अपना लैपटॉप बैग बगल में रख लिया। मुझे बैठे हुए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि एक सज्जन ने इशारा करके मुझसे पूछा कि क्या सीट खाली है। मैंने भी मौन स्वीकृति में बैग हटा लिया। वह आकर मेरे बगल में स्थापित हो गए। बैठने के बाद उन्होंने मुझे देखा, मेरे सामान पर कुछ दृष्टि डाली, अपने बैग से न्यूज़पेपर निकाला और उसे पढ़ने लगे। मैंने भी मन में सोचा कि थोड़ा शांतचित्त दुबला व्यक्ति मिला है तो ठीक है। बस की सीट में अगर आपके बगल में कोई खाते पीते घर का व्यक्ति बैठ जाए तो बड़ी असुविधा होती है। मैं तो वैसे भी जैसे तैसे अपनी टांगें एडजस्ट करके बैठा ही था। ऐसे में ये पतले सज्जन का बैठ जाना किसी नियामत से कम न था। मैं फिर से अपने विचारों में मगन हो गया। अगर मीटिंग ना होती तो 2-1 दिन और रुक लेता। कुछ माना हुआ था, अब फिर दोबारा आना पड़ेगा। हर बार की तरह इस बार भी बस स्टॉप से घर, घर से बस स्टॉप, अचानक वापस लौटना, बस यही सब। खैर, बस से याद आया, बस वाला कहाँ है? कंडक्टर तो नीचे ही खड़ा था, ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक अंगोछाधारी व्यक्ति पानी की बोतल से कुल्ला कर रहा था, शायद वही होगा। उससे ध्यान हटाकर मैं मीटिंग में क्या बोलना है उसके बारे में सोचने लगा। तभी शुभ मुहूर्त देखकर ड्राइवर साहब ने अपना स्थान ग्रहण किया और कंडक्टर साहब ने चलो बढ़ाओ का आदेश दिया। हम सब एक साथ वाइब्रेट करने लगे। बस के अंदर ठीक ठाक भीड़ हो गई थी। मैं भी मिक्स अरोमा से बचने के लिए खिड़की से आने वाली हवा का सेवन करने लगा। हाँ भाई साहब, कहाँ जाएंगे? कंडक्टर ने पूछा। मैंने 500 का नोट देते हुए लखनऊ बोला। उसने टिकट के पीछे 500 लिख के गोला बना दिया। जनरली इस समय मैं सो रहा होता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी नींद का अनुभव होने लगा। लेकिन बगल वाले भाई साहब ने अपने से 45 डिग्री दाएं पर बैठे हुए दूसरे सज्जन से पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू कर दिया। अब बताइए भाई साहब, ऐसा है वैसा है। उनका डिस्कशन जनरल से स्पेसिफिक और स्पेसिफिक से जनरल कब हो रहा था कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सिर्फ ये पता चला कि शायद उनका ट्रांसफ़र कुछ ही दिन पहले बहराइच हुआ है और वह इससे कुछ खास खुश नहीं थे। मेरा भी मन बार बार उनकी चर्चा में शामिल होने को कर रहा था, लेकिन कुछ सोचकर मैंने मौन रहना ही उचित समझा। उनकी बातों से मन हटाने के लिए मैंने खिड़की से अपना सिर टिकाया और कब मेरी आंख लग गई मैं जान ही नहीं पाया। आधा रास्ता तय करने के बाद बस एक ढाबे पर आकर रुक गई और मेरी भी तंद्रा टूट गई। उस ढाबे में बस आधे पौन घंटे के आसपास रुकती थी। बगल वाले भाई साहब अपना लगेज मुझे टिकाकर नीचे चले गए और मैं भी सीधे बैठकर खुलकर सांस लेने लगा। तभी मेरे कान में हारमोनियम की ध्वनि पड़ी। घड़ी की टिक टिक के साथ साथ उस आवाज़ की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी, यानी उसका कारण मेरी तरफ आ रहा था। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बस में चढ़ता हुआ नजर आया। 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा लंबा नहीं होगा। उसके हाथ में ही वह हारमोनियम था जिसे वह चपलता से बजा रहा था। उसके सर पर जालीदार टोपी थी, मोटी मोटे भौएं थीं जो आपस में जुड़ी हुई थीं। माथे के बीच में एक निशान सा था। बस उसके चेहरे पर मसा नहीं था। उसकी उंगलियां बिजली की तेजी से हारमोनियम पर हरकत कर रही थीं। क्या आवाज़, क्या क्लैरिटी, सब कुछ सुर में था। कोई पीर बाबा का नांद गा रहा था। वह गाते वक्त उसके गले की नसें बाहर की तरफ तनी जा रही थीं। जो कुछ भी था मस्त था। गाते गाते वह मेरी तरफ आ गया। उसकी आवाज़ ने तो फ़ैन बना लिया था।
उसकी तेजी ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया, लेकिन मेरे पास चेंज नहीं था और अगल बगल वालों को शायद उसका लुक पसंद नहीं आया। एक दो सच्चे प्रशंसकों के अलावा किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। वह निराश मन के साथ नीचे उतर गया। मेरे ज्ञानी मन ने जज किया कि यह टैलेंटेड तो है, लेकिन कहीं कुछ मिसिंग है। शायद उसने गलत रीड कर लिया कि यह बस बहराइच से आ रही है तो इसमें पीर बाबा के भजन के ज़्यादा मुरीद होंगे, और इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। मैं फिर से बाहर देखने लगा। बस से उतरने का मन तो हो रहा था, पर लैपटॉप आदि के कारण मैं नीचे नहीं उतरा। उन भाई साहब का सामान भी तो था। मेरी खिड़की के ठीक बगल में एक कदम का पेड़ था। अचानक से उस पेड़ के नीचे कुछ हलचल सी महसूस हुई। यह तो वही था, वही गाने वाला। यह क्या कर रहा था? उसने अपनी तहमत पलटकर फिर से पहन ली। अब वह हरी से नीली हो गई थी। टोपी उतारी और मोड़कर अपनी बंडी में रख ली। हारमोनियम संभाला, दाहिने हाथ से आंखों को मला और वापस उसी बस में चढ़ गया। आवाज में वही मधुरता, हाथों में वही तेजी, आंखों का फैला हुआ काजल, और पूरे उत्साह से गाता हुआ वह मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जी हाँ, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वह भजन गाते हुए एक बार फिर से मेरी तरफ आया, और इस बार टूटे की चिंता ना करते हुए मैंने जेब में हाथ डाला और जो नोट मेरे हाथ में आया मैंने उसको दे दिया। इसलिए नहीं कि मैं हिंदू था, इसलिए नहीं कि मैं उसके म्यूजिक से इम्प्रेस था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आज सच्चे सेकुलर से मिला था। आज पीर बाबा व्यस्त थे तो वह भगवान कृष्ण की शरण में आ गया। इसलिए कि मैं आज उस सच्चे मार्केटर से मिला था जिसने सेगमेंट के हिसाब से ऑफरिंग ही बदल दी। आज मैं उस सच्चे फाइटर से मिला था जिसने पहले फेल्योर को आइडेंटिफाई किया, एक्सेप्ट किया, फिर गैप आइडेंटिफाई किया और उस गैप को फिल किया। रिजल्ट यह था कि मेरी तरह ही कई लोगों ने उसे सहसा ही पैसे दे दिए। उसने अपने टारगेट से ओवर करके दिखाया था, बिना किसी शिकायत के। वह चाहता तो दूसरी बस में जा सकता था, लेकिन वह वापस उस जगह आया जहां उसे नकारा गया था। इसको क्या कहें, क्या टर्म दें? रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजी, परसिस्टेंस, इत्यादि इत्यादि। यह सब मैं सोच रहा था और कसम से बगल वाले भाई साहब को बहुत मिस कर रहा था। आज इस गाने वाले ने मुझे वो सिखा दिया था जो शायद कई किताबों में पढ़कर भी लोग नहीं समझ पाते। मुझे लगता है कि इस घटना के बाद मैं और ओपन माइंडेड हुआ, और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। आई होप भी आप भी इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। अपने मन में आए हुए पॉजिटिव विचारों को मत रोकिए और कमेंट करके सबसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।